ये साइकोलॉजिकल वॉर था, इंफॉर्मेशन साइबर वॉरफेयर था। इन चीज़ों का मिक्स इस चीज़ को बहुत ही अलग बनाता है बाकी सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं हमारी आज तक पाकिस्तान के साथ। हम जानते हैं कि अमेरिका अपने साथ नहीं खड़ा है और हो सकता है कि वो ट्वीट्स वगैरह कर दे, लेकिन खुलकर अपने साथ आगे अभी भी नहीं खड़े हैं और आगे भी नहीं खड़े होने वाले अपने साथ में। देखो भाई, हम तो बहुत बेचारे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम तो खाली इसका जवाब देना चाह रहे हैं। $2.4 बिलियन का IMF ने पाकिस्तान को लोन सैंक्शन किया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स यूएस के हैं, बट पाकिस्तान को देख के क्या आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में उसको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए आपने लोन दिया है? 72 कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर देयर टेरिटरीज राइट नाउ। तो सीज फायर खाली इसलिए होता है कि यार उस पॉइंट ऑफ टाइम में एटलीस्ट हम अपनी फोर्सेस बैक कर लें। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अटैक के विचार में था, जिसको अपन ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए सीज फायर की अपील करके सीज फायर करवाया। वहाँ की जनता, वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की आर्मी तीनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे, वो हमारा मिलिट्री पावर या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस चेक करना चाह रहे हैं। हिट देयर एयर बेसिस, उनका मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर था डैमेज हुआ है, वो हमने गूगल मैप्स के थ्रू भी देखा है, एविडेंस भी है हमारे पास। बट वॉर इज द ओनली वे टू पीस। जब 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके अंदर मीडिया कवरेज कर रहा था लाइव की, कैसे हमारे कमांडो अंदर जा रहे हैं, कैसे अटैक कर रहे हैं, टीवी के अंदर कवरेज आ रहा था। उसको देखकर टेररिस्ट अपने जो कमांडोज थे उनके ऊपर वो अटैक कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की जगह पर अगर चाइना होता, चाइना की तरफ से ये अटैक किया गया होता, तो क्या आज हम इस स्थिति में खड़े होते? आज हमारे साथ है एक्स असिस्टेंट कमांडेंट मिस्टर भानु प्रताप सिंह जी। भानु प्रताप सिंह जी बेसिकली नेवल फोर्सेस के अंदर काम कर चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ के ऊपर स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और लेट्स गो विद द डिस्कशन। जो आज का जो डिस्कशन है उसको अपन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन्स चल रहे हैं उसके ऊपर आधारित रखना चाहते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर है वो एक साइकोलॉजिकल वॉर बनते जा रहा है? क्योंकि जैसा ऊपर ऊपर से अपने को देखने को मिलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, देन सेम डे पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, फिर अपन उनका जो अटैक है उसको सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनको ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि वो अटैक कर रहे हैं, अपन डिफेंड कर रहे हैं। इसको एक साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो आपको क्या लगता है? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 सीज फायर और नंबर 2 साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सीज फायर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पहली बार कभी सीज फायर वायलेट हुआ है। ये पाकिस्तान की जो हरकत है ये काफ़ी सालों से, हमने चाहे कभी भी पीस टॉक्स नेगोशिएट किए हों या फिर हमने कभी भी अमन की पहल की हो, लेकिन पाकिस्तान का रवैया हमेशा से ये रहा है कि उनको सीज फायर वायलेशन करना ही करना है। अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो इवन शिमला एग्रीमेंट हुआ था जी, या फिर 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उसके बाद भी पाकिस्तान ने यही काम किया है कि बस जब भी हम सीज फायर घोषित करते हैं या फिर कोई भी कंट्रीज मीडिएट करती हैं सीज फायर के लिए, तो दे ऑलवेज वांट टू वायलेट दैट सीज फायर डिक्लेरेशन। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ऐसा क्यों करता है पाकिस्तान? तो इसकी कुछ 3-4 रीजंस हो सकते हैं जो मैं समझता हूँ। नंबर 1, इंटरनेशनल अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि देखो भाई, हम तो बहुत बेचारे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम तो खाली इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अटेंशन सीकर। नंबर 2, अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ था और डिक्लेयर हुआ था इनफैक्ट, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि हम लोगों ने सीज फायर का डिक्लेरेशन कर दिया है, अब हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके चंद मिनटों बाद ही वहाँ से इसका वायलेशन शुरू हो गया था, ड्रोन अटैक्स फिर से शुरू हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जनता, वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की आर्मी तीनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, और इसीलिए शायद उसकी स्टेबिलिटी, उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस पर कि जब कोई देश में तीनों चीज़ें अलग अलग चल रही हैं तो वो कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है। और तीसरा रीज़न मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको लगता है या फिर बाकी जितने भी ताकतें हैं, बाकी जितने भी देश हैं, शायद वो इंडिया का जो मिलिट्री पावर है या फिर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है। Are you talking about China? मे बी चाइना और एनी अदर हमारे जिनसे संबंध इतने अच्छे नहीं है, मैं कह सकता हूँ। तो शायद
वो हमारा मिलिट्री पावर या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस चेक करना चाह रहे हो। तो ये है सीज फायर वायलेशन का पूरा जो कहानी है। और जवाब सिंपल है इंडिया का। कल हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये साफ बात कही है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आप ऐसी कोई भी हरकत करोगे तो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी, और इस बार इंडिया चुप नहीं बैठेगा। व्हाट्स द फ्यूचर? ये सीज फायर जो है ये वॉर स्टॉप करने के लिए काम में आ सकता है यहाँ पर, ये वॉर जो है आपको एक बहुत बड़ा रूप लेते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 मेजर युद्ध हुए हैं। 1947 में, 1965 में, 71 में और कारगिल वार 1999 में। जी। सारे वॉर्स में आपने अगर नोटिस किया होगा तो इंडिया की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं था कि हमने पहले हिट किया हो। इंडिया इज अ डिफेंडिंग कंट्री। इंडिया इज अ डिफेंडिंग कंट्री, एग्जैक्टली। आपने पाकिस्तान आर्मी को हमेशा देखा होगा इन चारों बारी वेश बदलकर, लोकल मिलिटेंट्स के साथ मिलकर कश्मीर की शांति भंग करने ये अंदर घुसे हैं, और हर बार इनको मुंह तोड़ जवाब देकर इनको वहां से भगाया गया है। तो सीज फायर खाली इसलिए होता है कि यार उस पॉइंट ऑफ टाइम में एटलीस्ट हम अपनी फोर्सेस बैक कर लें। पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 घंटे के अंदर सीज फायर तोड़ दिया जाए। देखिए, 2 घंटे के अंदर सीज फायर ये पहली बार नहीं है, मैं हमेशा दोहराना चाहूँगा ये बात। पहले भी ऐसा होता रहा है। कभी डीजीएमओ की मीटिंग हुई है, या फिर उन्होंने पीस टॉक्स हमने इनिशिएट किए हैं, या फिर हमने पुल ऑफ किया है, या फिर उन्होंने पुल ऑफ किया है, या गवर्नमेंट ने बोला है, कोई आदेश दिए हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा सीज फायर वायलेशन होता रहा है। और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का एक ही काम है, जब भी ऐसा कुछ होगा उनका मुंह तोड़ जवाब देना। तो ये है पूरी सीज फायर और उसकी वायलेशन की कहानी। ओके, हम बात करेंगे 11 मई की। 11 मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर चल रहा था। हम वॉर ही कहेंगे उसको। इंडिया विनिंग पोजीशन में था, डेफिनेटली विनिंग पोजीशन में था, अपन अटैक कर रहे थे। देन सडनली रात के 11:30-12 बजे के आसपास वॉर चल रहा था। देन 1-1:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के अंदर 4 to 5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक देखने को मिलता है। देन आई विल कोट द डाटा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग 10 मई सुबह 8 बजे पाकिस्तान के अंदर एक न्यूक्लियर मीटिंग होती है। देन 10 मई को 12 PM IMF लोन अप्रूव कर देता है पाकिस्तान को। उसी दिन शाम को 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का मैसेज आता है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अटैक के विचार में था, जिसको अपन ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए सीज फायर की अपील करके सीज फायर करवाया। देखिए, अभी हुआ क्या है कि बहुत सारे सोर्सेज आए हैं, और बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हम ये नहीं कह सकते कि पक्की आई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर देखा जाए तो लेट्स टॉक अबाउट यूएस का स्टैंड। जब पहलगाम अटैक हुआ तो यूएस के तरफ से जो बयान आया वो ये था कि दे स्ट्रांगली कंडेम द अटैक। लेकिन अगले पल जैसे ही हमने इंडिया की तरफ से कार्रवाई की, हमने स्ट्राइक्स किए, तो यूएस का स्टैंड बदल गया। दे स्टार्टेड ट्वीटिंग एंड दे स्टार्टेड रिमार्किंग कि ये एक शेमफुल चीज़ है। एंड उसके तुरंत बाद फिर जैसे ही IMF लोन देता है, और IMF क्या है, $2.4 बिलियन का IMF ने पाकिस्तान को लोन सैंक्शन किया। मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स यूएस के हैं। हाँ, और यूएस, और अगर IMF की बात की जाए, ट्रंप अप्रूव्ड दिस। IMF बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है, जब आप लोन देते हो किसी को तो इट शुड बी फॉर द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बट पाकिस्तान को देख के क्या आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में उसको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए आपने लोन दिया है? नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने लोन दिया है, उसको वॉर कंटिन्यू करने के लिए और उसको और हथियार खरीदने के लिए आपने लोन दिया, ताकि वो टिका रहे। और अगर मैं बात करूं आपके न्यूक्लियर अटैक के क्वेश्चन की, तो न्यूक्लियर अटैक का ये जो ब्लैकमेल वाला चक्कर है ये तो चलने नहीं वाला पाकिस्तान का। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ को साफ कर दिया है कि आप इस तरीके से अगर ब्लैकमेल करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम चुप बैठेंगे। और अर्थक्वेक की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अर्थक्वेक जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वो यही है कि वो जो उसका एपिसेंटर था वो नेचुरली जो फॉल्ट लाइन्स हैं वहाँ से जनरेट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। और अब मैं इसको खबर पक्की नहीं बता सकता। 2 to 3 earthquakes were there in 3-4 days। तो देखिए, कुछ कह नहीं सकते। इंडिया की माने तो यस, वी हिट देयर एयर बेसिस, उनका मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर था डैमेज हुआ है, वो हमने गूगल मैप्स के थ्रू भी देखा है, एविडेंस भी है हमारे पास। बट न्यूक्लियर अटैक या फिर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कुछ ऐसा अटैक हुआ है या फिर वहाँ पे इतनी तबाही मची है, उसका देखो कोई प्रूफ नहीं है। तो हम अभी ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहते हो कि हम न्यूक्लियर
वॉर करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उसका ब्लैकमेल हवाला देकर आप लोग ब्लैकमेल करोगे। तो हमने साफ हमारा शायद स्टैंड दुनिया को क्लियर कर दिया है कि हम ये चीज़ नहीं सहेंगे और हमारा मुंह तोड़ जवाब देना हमें इसका आता है। हमें सीज फायर के लिए क्यों हाथ आगे बढ़ाना पड़ा फिर? देखिए, सीज फायर के लिए हाथ इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि अगर आप देखिए, कहना बहुत आसान है वॉर करना, यूनिफॉर्म में वर्दी में जो सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा है, बट वॉर इज द ओनली वे टू पीस। देखिए इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी सोल्जर से जाके पूछेंगे, नो डाउट दे आर रेडी फॉर एक्शन, दे आर रेडी टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई, बट वॉर चाहते हो आप उससे पूछिए जाके, उसका पहला स्टैंड होगा नहीं, क्योंकि वॉर में जितना नुकसान झेलना पड़ता है कंट्री को, जितना नुकसान उसकी आर्म फोर्सेस को झेलना पड़ता है, वो शायद हम बैठे हुए अपने एसी कंडीशनिंग रूम में नहीं देख सकते, नहीं सोच सकते। हम सिर्फ कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हैं या फिर हम बता सकते हैं कि यार वॉर इज एन ओनली ऑप्शन, बट जहाँ बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्या कभी आपने उनकी सिचुएशन देखी है? तो वॉर इज अ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, ठीक है, वॉर एक आखिरी ऑप्शन होता है, इसलिए सीज फायर किया गया ताकि जो हमने कार्रवाई करनी थी हमने कर दी। ऐसा नहीं हमने उनका खूब डैमेज किया है, ठीक है, और हमने स्ट्राइक्स भी बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से किए हैं। तो रिप्लाई उनको मुंह तोड़ दिया गया है, पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए वॉर आप ये नहीं कह सकते कि वॉर ही एक लास्ट ऑप्शन है। पर अपन ने डिफेंड किया है जो उनका अटैक हो रहा था, और अटैक अभी भी कंटिन्यू है उनका। कल रात में ड्रोन्स देखे गए थे, परसों की खबर थी लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं थी, कल की ऑथेंटिक खबर है, कल ड्रोन्स देखे गए थे। तो अपन कब तक डिफेंड करते रहेंगे? देखिए, अभी आपको ये समझना होगा कि जैसे आपने शुरुआत में ये पूछा कि ये किस तरीके का वॉरफेयर है। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो ये पिछले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या फिर जितने भी हमने वॉर हमारे पाकिस्तान के साथ हुए हैं, उन सब से ये बहुत डिफरेंट है। आपने देखा होगा ये ज़्यादातर जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये ड्रोन बेस्ड वॉर था, ये साइकोलॉजिकल वॉर था, इंफॉर्मेशन साइबर वॉरफेयर था। इन चीज़ों का मिक्स इस चीज़ को बहुत ही अलग बनाता है बाकी सारी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं हमारी आज तक पाकिस्तान के साथ। और इसमें ये चीज़ जरूर प्रूव हो गई कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो आप ऐसे देशों का जो आप पर बेवजह हमला करना चाह रहे हैं या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर फ्रॉम चाइना और फ्रॉम अदर नेशंस मे बी टर्की और अज़रबैजान, तो इनका जवाब सिर्फ एक ही तरीके से दिया जा सकता है कि हमारे पास इंडिजिनियस डेवलपमेंट हो, हमारे पास अपने इंडिया में प्रोड्यूस किए हुए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो इनका डटकर सामना कर सकें। जो देश जैसे इजराइल है या फिर हमारे और भी कंट्रीज से रिलेशन है जिनसे हम, रशिया है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इनके पास अच्छी, तो इनसे हमें रिलेशन सुधारने पड़ेंगे और इनसे और एक्वायर करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता इंडिजीनियस प्रोडक्शन के अंदर अपन बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं? टू बी ऑनेस्ट यस, और मेरे ख्याल से इस बार ये साबित हो चुका है कि हमें इंडिजिनियसली कितना डेवलप होना पड़ेगा। अगर आप बात करें जियोपॉलिटिक्स की तो आपको इससे क्लियरली समझ आ जाएगा कि यूएस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि आईएमएफ में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है यूएस का है। चाइना पाकिस्तान की बिल्कुल आपस में बहुत बनती है, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं। एयर नेटवर्क चाइना पाकिस्तान का बहुत तगड़ा है, पाकिस्तान एयर सैटेलाइट्स चाइना की यूज़ करता है। दूसरे कंट्रीज़ की बात करें अगर आप, टर्की बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था हम सब के लिए कि जिस कंट्री को हमने अर्थक्वेक के दौरान ऐसी क्राइसिस वहाँ पे आई, वहाँ पर हमने मेडिकल इवैक्यूएशन करवाया, मेडिकल एड पहुँचाई इतनी सारी, और टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोविड के टाइम भी अपन ने हेल्प करी थी टर्की। बिल्कुल, कोविड के टाइम भी, और इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। जहाँ भी क्राइसिस सिचुएशन आई है इंडिया ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया, हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है। टर्की ने पाकिस्तान को एक इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया। अज़रबैजान जो कंट्री इंडियंस अब आजकल प्रेफर कर रहे थे टूरिज्म के लिए, वहाँ तक से पाकिस्तान को सपोर्ट मिला। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा जो डायनामिक्स है जियोपॉलिटिक्स का चेंज हो चुका है, और एक मैसेज अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि इंडिया यू आर ऑन योर ओन, आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, आपको जो कुछ कार्रवाई आपको अकेले सेल्फ रिलायंट होकर लड़नी पड़ेगी। लेकिन आज की अगर बात करें तो जैसा कि पिछले दिनों चाइना की तरफ से ट्वीट आया है कि हम पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका अपने साथ नहीं खड़ा है, और हो सकता है कि वो ट्वीट्स वगैरह कर दे लेकिन खुलकर अपने साथ आगे अभी भी नहीं खड़े हैं और आगे भी नहीं खड़े होने वाले अपने साथ में। तो क्या अपन दो फ्रंट वॉर के लिए रेडी है? अगर एक तरफ से पाकिस्तान वॉर करे, दूसरी तरफ से चाइना वॉर करे?
देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन आर्म फोर्सेस का जज्बा पूरी दुनिया को पता है। उनकी करेज की स्टोरीज, हमारी विक्ट्री पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अभी अगर आप कहें कि टू स्टेट वॉर, क्या हम सक्षम हैं लड़ने में? नो डाउट, इंडियन आर्म फोर्सेस पर कोई भी हमारे देश पर आपदा आएगी या हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई हमला करेगा तो हम लोग डटकर सामना करेंगे। वी विल फाइट बैक डेफिनेटली। लेकिन अभी हमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, हमें उसमें भी थोड़ा अब चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, और दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो तो दुश्मन के दुश्मन ही रहे। डेफिनेटली। तो हमें अपने बहुत सारी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी पॉलिसीज़ में, हमें रिलेशंस अपने अलग अलग कंट्रीज से निकालने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, इंप्रूव करने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग एज अ लीडर यहाँ पे एक अलग तरीके से हम अपनी इमेज बना पाएंगे और अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। ड्यूरिंग दिस होल सिनेरियो, डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप का इसके अंदर अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ देखा गया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं, लेकिन जैसे कि हमने सीरीज ऑफ इवेंट देखा कि वहाँ पर पहले कुछ कहा गया, फिर बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, और पूरी तरीके से उन्होंने टेररिस्ट पाकिस्तान को स्टेट घोषित नहीं किया है। जबकि हम ये जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री फैसिलिटी के पास उसका शेल्टर था, और ओसामा बिन लादेन ने आपके यूएस के साथ किया कि आप सब जानते हैं। सबको पता है कि टेररिज्म पाकिस्तान ट्रेन करता है, उनको शेल्टर देता है, उनको फंड करता है। ये जानने के बावजूद अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जबकि पूरी दुनिया टेररिज्म से परेशान है। यूएस, चाइना, इंडिया, और एक समय ऐसा आएगा जब पाकिस्तान टेररिज्म का खुद ही शिकार बनेगा। बहुत जल्द ये खुद ही बर्बाद होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को सपोर्ट करोगे, पाकिस्तान को लगता है कि टेररिज्म को और बढ़ावा देगा, ऐसे ऐसे अटैक्स करवाएगा, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट था कि वी आर ऑल्सो फेड अप विद दिस टेररिज्म, जैसा आपने अभी बताया। लाइक नाउ वी विल कम टू मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडेड बाय मीडिया। जो आजकल जो मीडिया के अंदर न्यूज़ आती है, इंडियन मीडिया का जो अगर रैंकिंग देखी जाए तो 160 to 170 के बीच में लाई करती है। तो ये अपने देश के लिए, अपनी आर्म फोर्सेस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा हार्म, एक बहुत बड़ा थ्रेट आपको नजर आता है? बिल्कुल। अगर आप कुछ मीडिया चैनल्स की बात करें तो इसमें ये भी चीज़ सामने आई कि कुछ चैनल्स ने जाके हमारी से लाइव फुटेजेस शेयर की, फोर्सेस का मूवमेंट शेयर किया, कुछ ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई या फिर ऐसे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जो पूरे इंडिया ने देखा। और मैं समझता हूँ ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करें। आप जितनी खबर है उसको दिखाने से पहले उसका पूरा ब्यौरा करें। आप देखें कि वो जेन्युइन है, करेक्ट सोर्सेज से आ रही है, नहीं आ रही है। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में अगर आप ऐसी खबरें निकालोगे तो हो सकता है वो एडवांटेज दुश्मन ले जाए। एंड इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन मैनेजमेंट। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, राइट? तो ऐसे केसेस में हमें करना क्या चाहिए? और प्लस सोशल मीडिया भी कुछ लोग ऐसे थे जो वीडियो शेयर करे जा रहे थे, तब उनको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि ऐसी कोई भी चीज़ या फुटेज या वीडियो फॉरवर्ड ना करें। तब जाके मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया है। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दोज कंटेंट क्रिएटर्स, दोज इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने जेन्युइन सोर्सेज से जाकर इंफॉर्मेशन गैदर की और शेयर किया। तो एक तो ये चीज़ है। और अगर आप बात करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे टैकल किया जाए, कैसे डील किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो जेन्युइन सोर्सेज के पास जाके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, एडवाइजरीज हैं जो उनकी तरफ से आ रही हैं। गो थ्रू देम एंड फॉलो देम इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू XYZ न्यूज़ चैनल्स और जिनके पास भी आप जाना चाह रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर देम। इग्नोरेंस विल ऑलवेज बी हेल्पफुल इन दीज काइंड ऑफ साइबर वॉरफेयर अटैक्स या फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है अगर हम फॉलो करें तो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ा जा सकता है। आपने भी बताया कि लाइव फुटेजेस वगैरह शेयर करने से अपन अपने ही देश को थ्रेट पहुंचा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके अंदर मीडिया कवरेज कर रहा था लाइव की, कैसे हमारे कमांडो अंदर जा रहे हैं, कैसे अटैक कर रहे हैं। टीवी के अंदर कवरेज आ रहा था, उसको देखकर टेररिस्ट अपने जो कमांडोज थे उनके ऊपर वो अटैक कर रहे थे।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अगर ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, आपने जैसे यूएस का एग्जांपल दिया, इवन इन कारगिल वॉर, वहाँ पे हमने कुछ न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स हमारे वहाँ पे वॉर जोन में पहुँच के उनको शायद दुश्मन को एडवांटेज भी मिल चुका था। हाँ। तो जब हमने ऐसी चीज़ों से नहीं सीखा है तो मुझे नहीं लगता कि आगे हमें कोई और चीज़ सिखा सकती है इससे बेहतर। जब आप एक चीज़ का पहले शिकार हो चुके हो तो दिस टाइम यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिफोर शेयरिंग एनीथिंग ओवर सोशल मीडिया और ओवर मीडिया चैनल्स। क्या ये युद्ध भारत पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर बदलाव करने जा रहा है? क्या आसान भाषाओं में अगर मैं पूछूं तो क्या पीओके को भारत अपनी तरफ लेने जा रहा है? देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे नहीं लगता कि इतना कोई चेंजेस आएगा भारत के बॉर्डर में, क्योंकि जैसा कि मुझे लगता है स्टेटस को तो मेंटेन रहेगा। और हाँ, अगर पाकिस्तान की कोशिश ये रहेगी कि वो और एग्रेशन दिखा के कुछ एरिया पे कब्जा कर ले तो ऐसा तो पॉसिबल होने नहीं वाला है। इतिहास गवाह है, अगर ऐसी कोशिश कोई भी की गई वो कब्जा करने की नहीं सोचेंगे, लेकिन अपने पास मौका है, क्या अपन उस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे इंडिया की तरफ से कभी हमने ऐसा किया है कि दैट इज आवर लैंड सर। नहीं, दैट इज आवर लैंड, बट अभी अगर देखी जाए तो क्या हम कब्जा करने की स्थिति में हैं किसी भी जगह पे? अभी जो भी पोस्ट हमारे पास हैं उनको हमें डिफेंड करना है, ना कि एडवांस करके उसकी ज़मीन पर, या जो भी वो बताता है कि हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास है और उसका वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश हमेशा हमारी जारी रहेगी। लार्जर फ्रंट हम ये कोशिश हमेशा करते रहेंगे कि स्टेबिलिटी लाएं वहाँ पे, प्लस पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो यही हमारा हमेशा से काम रहा है और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस मुझे लगता है कि इससे बेहतर जॉब नहीं कर सकती। जस्ट ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत की गई निर्दोष 28 व्यक्तियों की हत्या करके, क्या पाकिस्तान की जगह पर अगर चाइना होता, चाइना की तरफ से ये अटैक किया गया होता, तो क्या आज हम इस स्थिति में खड़े होते? क्या हम आज उनसे लड़ भी पा रहे होते? जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान होता या चाइना या कोई भी दूसरा नेशन, अगर भारत की सुरक्षा पर बात आएगी तो इंडियन आर्म फोर्सेस हमारी इतनी कैपेबल हैं कि वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। डू यू नो चाइना इज ऑक्यूपाइड आवर लैंड इन अरुणाचल प्रदेश एज वेल। अरुणाचल प्रदेश में दो उन्होंने, देखिए ये सब बातें हैं जो हमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एजेंसीज में जाके और उनके सोर्सेज से मान के हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि क्या वहाँ पे हलचल हो रही है। कि मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने किसी जगह पे कब्जा किया तो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस शांत बैठेंगी। गलवान में हमने देखा था क्या हुआ, उन्होंने कोशिश की और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने उन्होंने धूल चटाई थी, वो भी अब हम जानते हैं। तो बात सिर्फ सिंपल सी है यार कि कोई भी देश अगर हमारे सिक्योरिटी के अगेंस्ट, हमारी सुरक्षा के खिलाफ हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम तैयार हैं। हार जीत अलग फैसला है, लेकिन हम डटकर सामना करेंगे। इस वॉर के अंदर क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपना ही गड्ढा खोद रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो इंडिया से लड़ नहीं सकता, एक मच्छर के समान है पाकिस्तान इंडिया के सामने। तो क्या अपने ही लिए कब्र खोदने का काम कर रहा है पाकिस्तान? खोद नहीं रहा है, वो खोद चुका है। रीज़न ये है कि इवन ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपने देखा होगा कि वहाँ की आवाम खुद परेशान थी। डेली हम लोग ये न्यूज़ देखते थे कि वहाँ पे करप्शन इतना बढ़ चुका है, वहाँ की आर्मी कुछ और कह रही है, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, वहाँ पर कू की सिचुएशन बन रही है। तो एक देश जो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, जो पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पर टेररिज्म का गढ़ है, वो बहुत दिन नहीं चलने वाला। अगर आपको लगता है कि ये इनको स्पॉन्सर करके जो हमने बहावलपुर में और मुद्रिके में अटैक किए जहाँ पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का गढ़ था, तो हमने तो अपना काम कर दिया। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान इसका जो इम्पैक्ट है वो खुद झेलेगा, वो खुद ही बर्बादी की कगार पे बढ़ेगा और वो दिन दूर नहीं है। बर्बाद तो वो ऑलरेडी है सर। बिल्कुल। एज यू हैव बीन इन नेवल फोर्सेज, टॉकिंग अबाउट नेवल फोर्सेज, लाइक अभी इस वॉर के अंदर नेवल फोर्सेज का कितना रोल रहा है और आगे भी अगर जरूरत पड़ती है तो कितना इंपॉर्टेंस उनका इस वॉर के अंदर या आगे आने वाली वॉर के अंदर अपन देख सकते हैं? देखिए, जो भी जिसने भी सुपीरियरिटी हासिल की है किसी भी एयर स्पेस में, नेवल स्पेस में या लैंड में, उसमें नेवी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। आपने अगर हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो जिसने नेवल सुपरमेसी हासिल कर ली उसने दुनिया पे राज किया है। और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का जो रीजनल इम्पैक्ट है हमारे ओशंस में, इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने जो दबदबा वहाँ पे बना के रखा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से सुपरमेसी तो हमने कायम की है। वी आर नंबर 1 इन वर्ल्ड, नॉट नंबर 1,
बट आई थिंक वी आर द 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड ओके ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन नेवी भी हमारी एडवांसमेंट की तरफ बढ़े जा रही है और उनका आपने जो कवच है जो उन्होंने हमारी ओशंस को बचा के रखा है वो आपने देखा ही होगा। तो नेवल सुपरमेसी के हिसाब से मुझे लगता है हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी हमने पिछले वॉर में भी कराची का पोर्ट हमने जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया था वो दुनिया जानती है। तो दिस वाज मिसइंफॉर्मेशन दिस टाइम दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट। दिस टाइम देयर वाज अ मिस इन्फॉर्मेशन मे बी कुछ कार्रवाई हमने की है लेकिन वही गूगल सोर्सेज की अगर माने या फिर आप मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ वहाँ के लाइव फुटेजेस आ रहे थे कि वहाँ पर कोई डिस्ट्रॉयमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन जब तक आप मेरे पास जेन्युइन सोर्सेज नहीं है वो कंफर्म करने के लिए, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ है। जो जेन्युइन सोर्सेज गवर्नमेंट ने बताए हैं मैं उनकी मान के चल रहा हूँ। उन्होंने जहाँ अटैक्स किए हैं वो बिल्कुल सोच समझकर और प्रिसाइजली किए हैं। तो अगर कोई भी ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ पे ये अटैक हुआ है वो अटैक हुआ है या फिर जिसका सोर्सेज कंफर्म नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को हमें मानना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आने वाले भविष्य के अंदर भारत के ऊपर ऐसा कोई थ्रेट आता है, चाइना की तरफ से आए, पाकिस्तान तो क्या ही है, चाइना की तरफ से आए या और किसी मजबूत देश की तरफ से आए, तो नेवल फोर्सेज का उसके अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह सकता है? बहुत ज़्यादा। आप अगर समझते हैं तो इस चीज़ को 7500 किलोमीटर प्लस की कोस्ट लाइन है हमारे पास, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, और उस कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी नेवी कोस्ट गार्ड दिन रात लगे रहते हैं। और उनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ऐसी ऐसी होती हैं कि उन्हें पता है उनका, अगर आप मिलिट्री आर्सेनल भी देखेंगे तो इतना है कि अगर कोई भी अटैक होता है तो वी आर I think self-sufficient. We are in a good position to tackle any kind of situation. या फिर कोई एग्रेशन होता है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है और पानी में ऑपरेट करने के जो नुआंसेस हैं वो काफ़ी अलग हैं। डेफिनेटली ठीक है, वहाँ का वार काफ़ी अलग होता है जो हम देख चुके हैं पिछले 1971 के वॉर में भी। तो उस दौरान आपको समझना होगा कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वॉर भी बिल्कुल अलग था और हर एक लड़ाई जो आगे होगी, भगवान न करे कभी ऐसा सिचुएशन आती है, तो वो पिछले वॉर से बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि अगला जो वॉर होगा वो इस तरह ही लड़ा जाएगा। हो सकता है 10 साल बाद कुछ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, और चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, हमेशा में तैयार है। ये जो वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये वर्ल्ड वॉर 3 को ओरिजिन दे, ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है? देखिए, अभी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान की अगर हटा के बात की जाए, रशिया यूक्रेन भी आपने देखा है, और मेरे ख्याल से ग्लोबली एक 72 कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर देयर टेरिटरीज राइट नाउ। जैसा कि आपने बताया 72 कंट्रीज अगर फाइट कर रही हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ग्लोबल ऑर्डर में चेंज तो आएगा ही आएगा, पोलराइजेशन देखा जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3 की तो शायद अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर नेशंस न्यूक्लियर पावर्ड हैं और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि इतना डैमेज हो पूरी दुनिया में, इतनी तबाही मच जाए। तो ज़्यादातर नेशंस इसको रिलेक्टेंट हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ें, लेकिन डेफिनेटली पोलराइजेशन तो देखा जाएगा, प्लस ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट भी आया, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्वमेंट ले रही है। बिल्कुल, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शिफ्ट बहुत ज़्यादा आया है ग्लोबल पावर्स में। और एज अ नेशन जो कि डिफेंडिंग हमेशा मोड में रहता है, वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी चीज़। और अब हमें भी अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हमें उन लोगों को ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं और जिनको हम किसी भी तरीके का असिस्टेंस दे सकते हैं या हम अपनी तरफ से उनकी मदद कर सकते हैं। ओके, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप यूथ्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। वेल, देखिए, अभी चंडीगढ़ में एक वॉलंटियर सिविल डिफेंस के लिए एक ऑर्गेनाइज किया गया था, वॉलंटियर्स बुलाए गए थे। तो वहाँ पे जो यूथ का जोश था वॉलंटियर करने के लिए, वो शायद देखकर ये मैं कह सकता हूँ कि एक सेक्शन ऑफ यूथ में इतना जोश है कि वो इंडिया को बचाने के लिए या इंडिया के ऊपर ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो उसके लिए लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी हमें सेल्फ रिलायंट होने की बहुत ज़रूरत है। ओके, इंडिजिनियस डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में ये जिम्मा यूथ का ही है। ये ऑनलाइन जो हम देखते हैं आजकल के, काफ़ी ज़्यादा यूथ बदमाशी में लगा है या फिर काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो शायद हमारे नेशन को हेल्पफुल नहीं होंगी उनके उसके लिए।
तो यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि यार अच्छी तरफ बढ़ो, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मिस इन्फॉर्मेशन जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है उसको फैलाओ मत, यूनाइटेड रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देख ही लिया होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि इस दौरान हम सब यूनाइटेड थे, पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि हम सब कितने स्ट्रांगली हम लोगों ने कोई भी ऐसे डिवीजन नहीं किया। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वाज इवन एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो क्रिटिसाइज भी करते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो चाहे वो अपोजिशन हो, सब इसको देखकर पुराना दौर याद आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला। तो मैं समझता हूँ ऐसे दौर में तो सबको एकजुट होना चाहिए और यूथ ही सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो यही है कि यूनाइटेड रहिए और बस देश को आपकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू वेरी मच।